श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Ishqbaz Session 2 and this story is begin from chapter 266 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। वह बिना वार्निंग दिए अचानक ही उसके होठों पर टूट पड़ा, जो महसूस करके नताशा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी, क्योंकि उसे इस बात का एहसास ही नहीं था रॉकी अचानक ऐसा कुछ करने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ समर और आशी डेविडसन विला में ही अपने एक सीक्रेट खाली कमरे में आए, जहां से वह लोग अपनी प्लानिंग को ऑपरेट करते थे। और इस जगह पर राहुल पहले से ही मौजूद था। समर और आशी के आते ही राहुल ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, हमें कुछ सिग्नल आ रहे हैं। राहुल की बात सुनकर समर जल्दी से लैपटॉप के सामने बैठा और तेजी से अपनी उंगलियां लैपटॉप पर चलाने लगा। कुछ ही देर में उसने एक हेडफोन अपने कानों में लगाया, फिर आशी और राहुल की तरफ इशारा किया। समर के इशारे को समझकर राहुल और आशी ने भी अपने कानों में हेडफोन लगाए, जहां से उन्हें क्रिश और राका की बातें सुनाई दे रही थी। किंग, खबर मिली है 3 दिन बाद विवान खन्ना की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इलीगल वेपन्स की डीलिंग होने वाली है। यह वेपन समुद्र के रास्ते सऊदी अरब भेजा जाएगा। ये डील लगभग 380 करोड़ डॉलर की है, जिसे ऑपरेट करने के लिए विवान खन्ना और उसका बेटा युवान खन्ना इस बार खुद आने वाला है, क्योंकि पिछली बार के मिस्टेक के बाद वह कोई चांस नहीं लेना चाहता। सुनने में आया है कि सऊदी अरब में तख्ता पलट होने वाला है, जिसके लिए जगह जगह से वहां का प्रिंस अलग अलग मुल्कों से वेपन्स के साथ अपने स्फोटक को एक्टिव कर रहा है। विवान खन्ना इस डील को करने के लिए कुछ ज्यादा ही उतावला है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा 2 महीने बाद की है और विवान खन्ना को सऊदी अरब से सपोर्ट चाहिए इस चुनाव को जीतने के लिए। अगर यह डील सऊदी अरब से हो गया तो इस बात के 80% चांस है कि विवान खन्ना का स्पोटर प्रिंस सऊदी अरब का प्रिंस बन जाए, और उसके बाद तो वह विवान खन्ना को सपोर्ट करेगा ही। इसके साथ ही प्रिंस के सपोर्ट के बाकी लोग भी अपने देशों से विवान खन्ना को सपोर्ट करेंगे, जिसका मतलब साफ है कि उनका जितना पक्का है। इसीलिए हमें ये डील खत्म करनी होगी, ताकि प्रिंस के जीतने के चांस काफी कम हो जाए। और राका की इन बातों को सुनकर क्रिश, जो कि इस वक्त राका के सामने किसी राजा की तरह एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ाए बैठा था, उसके चेहरे का ऑरा इस वक्त बिल्कुल कोल्ड था। चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। अपनी गरजती हुई कोल्ड वॉइस में बोला, वह सब तो ठीक है, लेकिन अगर यह डील इतनी ही इम्पोर्टेंट है तो जरूर इसके लिए उन लोगों ने काफी टाइट सिक्योरिटी भी रखी होगी। कुछ भी कदम उठाने से पहले हमें सिक्योरिटी का रियल प्लान जानना होगा। फिलहाल तुम अपने लोगों को रेडी करो, ये डील किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। 3 दिन का वक्त है हमारे पास। ध्यान रहे, सबसे एक्टिव और ट्रेंड गॉड्स की टीम रेडी करो। फिलहाल हमारा जो डायमंड का कंसाइनमेंट आने वाला था, उसका क्या हुआ? अब राहुल, समर और आशी ने अपने अपने कानों से हेडफोन निकालकर ट्रांसमीटर को डिस्कनेक्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें जो जानकारी चाहिए थी वह मिल चुकी थी। वही क्रिश की बात सुनकर राका ने उसे जवाब दिया, किंग, वो कंसाइनमेंट रेडी है, बस हमें निकलना ही होगा। हम कहते हुए राका ने क्रिश को एक बड़ा सा ब्रीफकेस खोलकर दिखाए, और ब्रीफकेस के खुलते ही हल्की डीम रोशनी में डायमंड की चमक क्रिश और राका के चेहरे पर बिखर चुकी थी। इसके साथ ही कमरे में एक अलग ही लाइट बिखर गई थी, क्योंकि क्रिश के सामने ब्रीफकेस में लगभग करोड़ों डॉलर के अनगिनत हीरे रखे हुए थे। इतने सारे हीरो को देखकर क्रिश झुककर अपनी मुट्ठी में कुछ हीरे उठाए, और उन्हें देखते हुए अचानक ही उसे आशी का ख्याल आने लगा। जब उसने पिछली बार आशी को दुनिया का सबसे कीमती और खूबसूरत हीरा दिया तो आशी ने कहा था, साइको, ये हीरा चाहे कितना भी कीमती हो, मैं इसका क्या करूंगी? अगर यह कोई नेकलेस होता तो गले में पहन लेती, या हाथों के ब्रेसलेट में हीरा लेकर कहाँ घूमूंगी, खो जाएगा तो तुम गुस्सा करोगे, इसीलिए इसे तुम ही रखो, मुझे नहीं चाहिए। और आशी की मासूमियत भरी बातों को सोचकर क्रिश के चेहरे पर एक ना दिखने वाली मुस्कान आ गई, जिसे क्रिश ने तुरंत ही गायब किया, और उनमें से कुछ हीरे निकालकर राका को देते हुए कहा, ये लो। और अंडस्को उसने राका को कुछ ऑर्डर दिया। समझ गए? क्रिश की बात सुनकर राका हाँ में सर हिलाते हुए बोला, समझ गया किंग। हम चलो, डील के लिए निकलना है, देर हो रही है। इतना कहकर क्रिश अपनी जगह से उठा और तेज कदमों के साथ उसे जगह से निकल गया। राका भी तेजी से हाथों में ब्रीफकेस लिए क्रिश के पीछे पीछे चलने लगा। वहीं दूसरी तरफ
समर, राहुल और आशी अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन लिए अपने सेक्रेट बेस पर अपनी मीटिंग कर रहे थे। राहुल ने दोनों बच्चों की तरफ देखते हुए कहा, ये डील नहीं होनी चाहिए। आई होप कि क्रिश इसे फुलफिल होने से पहले खत्म कर। और राहुल की बात सुनकर आशी अपने चेहरे पर डार्क ऑरा लिए राहुल से बोली, हम सब कुछ सिर्फ साइको पर नहीं छोड़ सकते बाबा, इसे खत्म करने के लिए हमें अपनी प्लानिंग भी करनी होगी, क्योंकि हमारी जरा सी लापरवाही विवान खन्ना को एक बड़ा प्रॉफिट करवा सकती है जो हम नहीं होने दे सकते। विवान खन्ना किसी भी कीमत पर अपनी टीम की मदद से राष्ट्रपति नहीं बनना चाहिए, वरना हमारा पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। बस 2 महीने उसके बाद उसकी पावर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और फिर उसकी बर्बादी पक्की है। इसीलिए हम भी अपनी प्लानिंग के साथ वहां जाएंगे। और आशी की बात सुनकर राहुल थोड़ा परेशान होकर उसे समझाते हुए बोला, नहीं आशी, तुम वहां नहीं जा सकती। वहां विवान खन्ना खुद अपने बेटे युवान खन्ना के साथ मौजूद होगा। वहां तुम्हें जान का खतरा हो सकता है और अगर तुम गलती से भी उसके हाथों जिंदा लग गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा बेटा, इसीलिए मैं तुम्हें वहां जाने की इजाजत नहीं दूंगा। और राहुल की बात सुनकर समर भी राहुल का सपोर्ट करते हुए बोला, बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आशी, हम लोग वहां जाने का रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि फिलहाल हमारी टीम में कोई भी पावरफुल और एक्टिव मेंबर नहीं है। हमारी टीम अभी अच्छे से रेडी नहीं है, इसे बिल्ड अप होने में अभी कुछ वक्त और लगेगा। इसीलिए मैं भी यही कहूंगा कि वहां ना ही जाओ तो बेहतर है। और समर की बात सुनकर आशी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी काली आंखें धीरे धीरे गुस्से से लाल हो रही थी। चेहरे पर एक अलग ही तेज हाथों की मुठ्ठियां कसी हुई लगभग दहाड़ती हुई आवाज में बोली, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मैं यह मौका अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती। आज पहली मैं अपने सामने से उस विवान खन्ना की आंखों में आंखें डालकर उसके सामने ही उसके प्लान को बर्बाद करके उसे एक चैलेंज दूंगी। उसे पता चलना चाहिए कि उसे मात देने के लिए डेविल प्रिंसेस आ चुकी है। आज तक आप लोगों ने मुझे विवान खन्ना के सामने जाने नहीं दिया। हर बार मेरा वार उसके पीठ पर ही होता था, लेकिन इस बार मैं उसके सीने पर वार करूंगी। मैं भी तो देखूं आखिर कौन है यह विवान खन्ना जिसने मुझसे मेरी पूरी फैमिली छीन ली, मुझे अनाथ बना दिया। मैं कुछ नहीं जानती बाबा, मुझे विवान खन्ना का सामना करना है। अगर आप लोग मुझे जाने की इजाजत नहीं भी देंगे तो मैं खुद जाऊंगी। फैसला हो चुका है और ये डेविल प्रिंसेस का फैसला है। इतना कहकर आशी गुस्से से उस कमरे से निकल गई और उसकी बातों को सुनने के साथ उसके चेहरे की रंगत को देखकर समर और राहुल परेशान होते हुए एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। बाबा मुझे लगता है अब आशी को संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे नहीं लगता कि उसके इस एटीट्यूड के साथ उसे ज्यादा दिन तक रोका जा सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त से पहले ही क्रिश के सामने उसकी सच्चाई आ जाए, वरना तुम टेंशन मत लो समर, वह काफी समझदार है। उसे कब क्या करना है उसे अच्छे से पता है। आज तक उसने अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल किया है और मुझे लगता है कि अगर वह आगे कोई फैसला लेगी तो सोच समझ कर ही उसने आज तक अपने मासूम चेहरे के पीछे अपनी सच्चाई को छुपाया है और आगे भी छुपाएगी। लेकिन फिलहाल हमारी प्रॉब्लम विवान खन्ना का शातिर दिमाग है। अगर आशी के साथ उसका सामना हुआ तो कहीं आशी गलती से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी ना मार ले। हमें अब अपने प्लान पर काफी तेजी से काम करना होगा। फिलहाल तुम जाओ और उसे देखो। जी बाबा कहकर समर अपनी जगह से चला गया और वहीं दूसरी तरफ आशी अपने कमरे में आकर ठंडा पानी के शावर के नीचे खड़ी हो चुकी थी। इस वक्त कैलिफोर्निया का तापमान माइनस में चल रहा था और ऐसे में ठंडा पानी का शावर उसकी बॉडी को पूरी तरह ठंडा कर रहा था। लेकिन आशी की आंखों में इस वक्त वह गुस्सा था जैसे मानो उसे किसी भी चीज से कोई तकलीफ ही ना हो रही हो। आशी ने अपनी आंखें बंद की और हाथों की मुठ्ठियां जोर से कसते हुए अपने ख्यालों में खो गई। प्लीज प्लीज मुझे बाहर निकालो, प्लीज मुझे डर लग रहा है। मम्मी पापा बाबा प्लीज मुझे बाहर निकालो, मुझे बहुत डर लग रहा है। की आवाज के साथ एक छोटी और मासूम सी लड़की एक अंधेरे काली कोठरी में बिल्कुल अकेली बंद थी। इस वक्त वह बहुत जोर जोर से रो रही थी और किसी से मदद की गुहार लगा रही थी। इन बातों को याद करते हुए आशी की आंखें और चेहरा दर्द से तमतमाने लगा। उसके हाथों की मुठ्ठियां और भी जोर से कशती जा रही थी, जिसके कारण उसके नाखून उसकी हथेलियां में ही घंस रहे थे और हथेलियां से हल्की ब्लीडिंग होने लगी थी। लेकिन इसके बावजूद आशी को तो जैसे कोई असर ही नहीं हुआ। वह यूं ही अपनी आंखें बंद किए हुए दूसरे ख्यालों में खोने लगी।
जहां एक छोटी सी बच्ची को गर्म रेत की कढ़ाई में हाथ डालना पड़ रहा था और उसमें से भुने हुए आलू निकलने पड़ रहे थे। वह बच्ची जितनी बार भी रेत को छूती और उसका हाथ जलते वह अपने हाथ पीछे खींच लेती और जितनी बार वह हाथ पीछे खींचती उतनी ही बार उसकी बगल में खड़ा शख्स एक पतली छड़ी से उसके हाथ पर जोर से मारता, जिसके कारण उसे बच्ची के हाथों में न जाने कितने ही जख्म और छाले पड़ चुके थे। इन जख्मों और छालों के साथ वह बच्ची एक बार फिर गर्म रेत की कढ़ाई में हाथ डालती और दर्द से बिलख बिलख कर रोने लगती। प्लीज प्लीज मत मारो, बहुत दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, मुझसे नहीं होगा, भूख लगी है। इन बातों को याद करते हुए आशी की बंद आंखों से आंसू बहने लगे थे जो कि शावर के पानी के साथ ही घुल रहे थे। उस छोटी सी बच्ची की सिसकियां फर्श पर बिना कपड़ों और चादर के सोना, ठंड में ठिठुरना, काली अंधेरी रातों में अकेले पड़े रहना, ये सभी सीन आशी की आंखों के सामने किसी फिल्म की रील की तरह चल रहे थे। और इन्हें याद करते हुए अचानक ही आशी ने अपनी आंखें खोली और उसके सामने बाथरूम की दीवार पर एक बड़ा सा मिरर था जिसमें आशी का ही रिफ्लेक्शन आ रहा था आज ही, जो कि इस वक्त कपड़ों के साथ ही शावर के नीचे खड़ी थी। आईने में अपना रिफ्लेक्शन, अपनी काली आंखें जो कि इस वक्त पूरी तरह लाल हो चुकी थी, आंखों की नसें रेड कलर की नजर आ रही थी। वह यूं ही खुद को घूरते हुए लगभग अपनी दहाड़ती हुई आवाज में बोली, विवान खन्ना, विवान खन्ना, विवान खन्ना, तेरी मौत हूँ मैं, तेरी बर्बादी हूँ, डेविल प्रिंसेस आशी अक्षत जिंदल हूँ मैं, ड्रैगन किंग की ड्रैगन क्वीन हूँ। और वह दिन दूर नहीं जब मैं तेरा ही गला अपने हाथों से काटकर अपने पापा के सपने को पूरा करूंगी, डेविल क्वीन बनूंगी, डेविल क्वीन बनूंगी मैं, कहते हुए आशी एकदम से चीख पड़ी। और तभी उसके कानों में उसका फोन रिंग होने की आवाज आई, जिसे सुनकर आशी शावर को बंद करती है और थोड़ी ही देर में अपने बदन पर बाथरूम लपेटकर वह बाथरूम से बाहर आई। बाहर आकर उसने अपना मोबाइल देखा तो उसे पर एक डेट अलर्ट नोटिफिकेशन थी और इस नोटिफिकेशन को देखकर उसके चेहरे का कोल्ड ऑरा एक हल्की सी मुस्कान में बदल गई। अरे मैं ये दिन कैसे भूल सकती हूँ, मुझे कुछ करना होगा। इतना कहकर आशी जल्दी से अपने बालों को हेयर ड्रायर से ड्राई करती है और फिर क्लोज इट रूम में गई। थोड़ी ही देर में आशी एक लाइट पर्पल कलर की फ्रॉक सूट पहनकर कंधे पर एक दुपट्टा रख लंबे बाल जिन्हें उसने कंघी से यूं ही कॉम कर लिया, मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी और होठों पर हल्की लिप बाम, आईने में अपना रिफ्लेक्शन देखते हुए आशी ने अपने मंगलसूत्र को किस किया और मुस्कुराते हुए ड्रेसिंग टेबल पर रखी हुई क्रिश और अपनी फोटो देखकर कमरे से बाहर निकल गई। वह जैसे ही कॉरिडोर से होते हुए के रास्ते नीचे हॉल में आई, उसके सामने पीटर खड़ा था जो उसे उसके अगले शेड्यूल के बारे में बता रहा था। शाम के 4 बज चुके थे, आशी के पढ़ने का टाइम हो चुका था। क्वीन, आपकी इवनिंग क्लास का वक्त हो गया है। सॉरी पीटर, लेकिन आज मैं कोई क्लास नहीं करूंगी, मुझे किचन में कुछ काम है। तुम सिर्फ मुझे इतना बताओ कि कौन सा सामान कहाँ रखा है और शेफ को बाहर भेजो। आशी की इस बात को सुनकर पीटर थोड़ा घबराने लगा। पीटर के चेहरे पर घबराहट देखकर आशी ने उसे शांत करते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं साइको को संभाल लूंगी, फिलहाल तुम मेरी बात मानो। आशी का इतना कहना था कि पीटर उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए उसके पीछे आया और शेफ ने आशी को कौन सा सामान कहाँ रखा है सब बता दिया। सब जानने के बाद आशी ने पीटर और सबको बाहर जाने का ऑर्डर दिया और अब वह अपने दुपट्टे को कमर में बांधकर अपने हाथों से कुछ बनाने लगी। इन सभी कामों को करते हुए उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। इस वक्त उसे देखकर ऐसा लगी ही नहीं रहा था कि ना जाने उसके दिल में कौन सा दर्द और तकलीफ छुपा हुआ था। आशी बहुत आसानी से दोहरी जिंदगी की रही थी, जैसे मानो उसे इन सब की आदत हो, जैसे एक ही शरीर में 2 शख्स रहते हो। देखते ही देखते रात हो चुकी थी। घर के सभी लोग खाना खा रहे थे। आशी को क्रिश ने पहले ही बताया था कि उसे आने में देर होगी, इसलिए उसने डिनर पर क्रिश का इंतजार नहीं किया। आशी के चेहरे पर फिर से वही मासूमियत भरा मुखौटा देखकर समर ने उसे कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा, क्योंकि शायद अब उसे भी आशी को इस तरह देखने की आदत हो गई थी। देखते ही देखते रात हो चुकी थी। घर के सभी लोग डिनर करके सो गए थे। रात लगभग 2:30 क्रिश अपने काम से वापस आया और उसने जैसे ही कमरे में इंटर किया, कमरे में पूरी तरह अंधेरा था। क्रिश को ऐसा लगा कि शायद आशी सो चुकी है, इसीलिए उसने किसी को भी डिस्टर्ब नहीं किया और अपने मोबाइल का फ्लैशलाइट अभी जलाया ही था कि तभी अचानक ही कमरे में लाइट आ गई और सामने का नजारा देखकर क्रिश हैरान रह गया। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी।
और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।